Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examinations. So students, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नाम से ही समझ में आ रही हैं दो चीज़ें तो हमें कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो कि है हमारे संज्ञानात्मक विकास जिसे हम बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा संज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होगा। इतनी बात तो हमें समझ में आती है, यानी कि ये ऐसा विकास के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से रिलेटेड है, यानी कि हमारे मेंटल फॉर्म से रिलेटेड है। अब देखिए, इस थ्योरी को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँगी, ठीक है, उनको आपको एक तो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट फैक्चुअल बेस है और कुछ ऐसी होती हैं कि जो समझने वाली होती हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। पियाजे की थ्योरी आपने कई बार पढ़ी होगी, आपने बीटीसी या बीएड जो भी किया है, तो उसमें हमेशा हमें पियाजे की थ्योरी पढ़ाई जाती है। और मुझे नहीं लगता कि टीचिंग का ऐसा कोई भी एग्जाम है जहाँ पे पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन ना आता हो। लेकिन अब जैसे अगर मैं यूपी टेट और सी टेट का ही कंपैरिजन करूँ या बात करूँ, तो यूपी टेट में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली होते हैं आपके फैक्चुअल बेस्ड, मतलब जो डायरेक्टली अगर आपने थ्योरी को एक बार खुद से भी पढ़ा है तो शायद आप उनका आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा सी टेट का एग्जाम होता है ना स्टूडेंट, उसमें जो हमारे क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जाते हैं, स्पेशली हमारी थ्योरी से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, वो हमेशा इस तरीके के होते हैं कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि आपने इस थ्योरी को कितना अच्छे से समझा है और क्या कोई थ्योरी को पढ़ने के बाद आप उसे डेली लाइफ में या फिर आप अपने बच्चों को उसे पढ़ाने में क्लासरूम में किस तरीके से उसका एप्लीकेशन कर सकते हो, इन सब पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स के इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें बताती जाऊंगी उनको प्लीज़ आपको बहुत ध्यान से सुनना है और हर एक चीज़ का आप नोट ज़रूर बनाते चलिएगा। और जैसे कि मैंने हर बारी आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ, तो कोशिश करिए कि या तो आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख लो वहाँ पर जो मैं समझा रही हूँ, या फिर अगर आपको अपनी तरफ से भी कोई नहीं याद आ रहा है तो एटलीस्ट जो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, उसको अपने वर्ड्स में ज़रूर लिख लो, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम हो, आपको रिवीजन करने का टाइम आए, तो आपको दोबारा से मेरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अपने हैंडी नोट से ही समझ में आ जाए। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अपने नोट्स को ज़रूर बनाइए, क्योंकि हमने एक चीज़ भी पढ़ते हैं, हम एज अ टीचर, हम बच्चों को बार बार यही सिखाया जाता है, टीचर्स को बार बार यही बताया जाता है कि भाई बच्चा जितना खुद से करेगा किसी काम को, बच्चा उसको उतना जल्दी सीखेगा और उतना अच्छे से सीखेगा। तो यही चीज़ हम पे और आप पर भी अप्लाई होती है स्टूडेंट्स, कि जितना आप अपने नोट्स को, अपनी पढ़ाई को खुद से बनाएंगे, खुद से अपने नोट्स बनाएंगे, वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना संज्ञानात्मक विकास। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पियाजे साहब थे उन्होंने हमारी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अभी बाकी हम 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे में और पढ़ेंगे जिन्होंने मोरल थ्योरी, सोशल थ्योरी अलग अलग दी थी, तो सबके बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो जो पियाजे साहब है उनका जो मेन काम रहा वो रहा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फील्ड में, यानी कि हमारा रहा संज्ञानात्मक विकास के फील्ड में, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी आप याद रखेंगे कि एक तो ये स्विट्जरलैंड बॉर्न थे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये स्विस हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, स्विस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक हमारे स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। फिर इनके बारे में ना एक बहुत पेक्यूलर सी बात थी, मतलब इन्होंने क्या करा था कि जो उन्होंने अपनी जितनी भी स्टडी करी थी और स्पेशली जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बनाई अपनी रिसर्च करके, तो ये उन्होंने क्या करा था, अपने खुद के बच्चों पर ही इन्होंने रिसर्च करी थी, अपने खुद के बच्चों को ही इन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा था। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने खुद के बच्चों पर ही अध्यापन करा, अपनी सारी की सारी जो रिसर्च थी वो करी। तो ध्यान रखिएगा, पियाजे ही वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने 3 बच्चों पर, ठीक है, अपनी पूरी थ्योरी एक तरह से डेवलप करी। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। फिर हम ये याद रखेंगे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, और इनके बारे में जो आप फैक्ट याद रखेंगे वो ये कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। अब क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो इनकी कॉग्निटिव थ्योरी थी वो बच्चों के लिए थी, यानी कि चिल्ड्रंस के लिए थी। तो क्योंकि इनका हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत बहुत योगदान है, इसीलिए इन्हें स्टूडेंट्स फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान का,
ठीक है, बाल मनोविज्ञान के फादर इन्हें बोला जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरा एक चीज़ और याद रखेंगे, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। हिंदी में इसको हम बोलेंगे वंशानुक्रम ज्ञान मीमांसा। तो इन्हें वंशानुक्रम ज्ञान मीमांसा का भी जनक बोला जाता है। ये 2 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे फैक्चुअल बेस थे जो मैंने आपको बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें याद रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करी है, मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी की बात नहीं करी है कि जो पियाजे साहब हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो चाइल्ड यानी कि जो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अभी हमने केवल 4 पॉइंट्स देखे। एक तो उन्होंने बच्चों पर रिसर्च करी, सो इसके साइकोलॉजिस्ट थे, चाइल्ड साइकोलॉजी और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के इन्हें फादर कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जेनेटिक यानी कि अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि जो जीन्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इन्होंने किस पे ज़्यादा फोकस करा था, हेरिडिटी पे ज़्यादा फोकस करा था। मतलब ये ऐसा मानते थे कि बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता तो है, लेकिन ये मानते थे कि बच्चे के अंदर ही सब कुछ है और बच्चा ना मतलब एक तरह से उसे ना किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जब आप कोहलबर्ग साहब की थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ आप देखोगे कि इन दोनों में ना बिल्कुल अपोजिट चीज़ें बोली। इन्होंने कहा कि बच्चे को अपने सोशल जो उसका बैकग्राउंड होता है, जो उसके सोशल उसके आसपास की चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो कोहलबर्ग साहब थे वो ये कहते थे कि बच्चा अगर सोशलाइज नहीं होगा, बच्चा अगर अपनी सोसाइटी में नहीं जाएगा तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो अपने सिलेबस में, जब मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन किया था तो वहाँ पे आपके सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगॉत्स की क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो देखो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको इन तीनों की थ्योरीज को पढ़ने के बाद इन तीनों का एक तरह से कंपैरिजन करना है, इन तीनों के बारे में क्या डिफरेंट बातें थी, क्या इन लोगों ने सेम बातें बोली, वो सब बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जो भी मैं चीज़ें ओवरऑल बताती जा रही हूँ पहले आप उनको सुनेंगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिक्स हम कब दे सकते हैं, जब हमें उसके बारे में ओवरऑल चीज़ें पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो को पहली बार आज देख रहा है और एक वो बच्चा है जो मेरी स्टूडेंट्स को पिछले 6-7 महीने से हमारे चैनल को फॉलो कर रहा है, तो अगर किसी से पूछा जाए कि भाई वो मेरे बारे में या हमारे चैनल के बारे में कौन ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि जो बच्चा 6-7 महीने से जुड़ा है वो ज़्यादा अच्छे से हमारे चैनल को डिफाइन कर पाएगा। तो सेम यही चीज़ है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का क्रिटिक्स देना है, किसी भी चीज़ पे रिव्यू देने हैं, तो वो आप तभी दे पाओगे जब आपको ओवरऑल उसके बारे में सब कुछ पता होगा। तो इसीलिए पूरी थ्योरी को एकदम डीप में हर एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और कि आज का जो हम ये अपना क्लास हमारी होने वाली है, वीडियो लेक्चर क्लास होने वाली है, वो केवल एक तरह से हम अपनी थ्योरी के लिए बैकग्राउंड तैयार करेंगे। जो आपने स्टडीज़ वाला पार्ट आप मेनली बुक्स में, आप अपने सिलेबस में जो आपने पढ़ा होगा आज तक, वो केवल आपने 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उन 4 स्टेजेस के अलावा भी पियाजे साहब ने बहुत कुछ हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी में दिया है। तो आज की क्लास में हम अपनी थ्योरी के लिए एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करने वाले हैं और जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी इसके बाद उसमें हम देखेंगे स्टेजेस। लेकिन क्योंकि ये जो आज की क्लास है ये हमारा बेस रहेगा कल की हमारी स्टेजेस के लिए, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से ही इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये बातें तो थी जो कि पियाजे के बारे में हमें जाननी ज़रूरी थी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक रिसर्चर थे, इन्होंने बच्चों के ऊपर रिसर्च करी, तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि जब कोई भी रिसर्च होती है तो उससे पहले जो भी कोई साइंटिस्ट होता है, जो भी कोई शोधकर्ता होता है, उसको कुछ एजम्पशंस बनाने होते हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा जब हम छोटी क्लासेस में अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो हम एक हर चीज़ की वैल्यू को मान लेते थे ना, एक्स मान लिया करते थे। लेट द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल बी एक्स, है ना, let the length of the rectangle be x, let the breadth of the square be y, इस तरीके से हम मान लिया करते थे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे मतलब पियाजे साहब ने यहाँ पे अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए कुछ एजम्पशन माने। तो पहले हमें उन एजम्पशंस को भी जानना होगा क्योंकि क्वेश्चन हमें यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने जो अपने एजम्पशंस माने हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखिएगा। पहले जो उन्होंने एजम्पशन करा बच्चों के बारे में वो ये करा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और किसके बेसिस पे करते हैं, जो उनकी लाइफ में उन्हें एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था
कि जब बच्चा जैसे छोटा होता है तो वो अपनी जो इलेक्ट्रिक के हमारे सॉकेट्स होते हैं ना घर में, जो हमारे बिजली के बोर्ड होते हैं, वो जो उसमें होल्स होते हैं जिसमें प्लग लगाते हैं, वो उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और जब उन्हें मना करा जाता है वो नहीं मानते, लेकिन जिस दिन उन्हें करंट लग जाता है वो मान जाते हैं, उसके बाद वो कभी उसके साथ छेड़खानी नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि उस बच्चे को बताने पे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसको एक एक्सपीरियंस मिल गया तो अब उसको नॉलेज मिल गई, अब उसको पता चल गया कि भैया इस चीज़ को नहीं छूना, नहीं तो हमें करंट लगेगा, ठीक है, यानी कि हमें कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो इन्होंने भी बिल्कुल यही माना था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। पहली चीज़ इन्होंने ये मानी। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर सेकंड पॉइंट आता है लर्न मैनी थिंग्स विदाउट हेल्प। यहाँ पे क्या कहने का मतलब था इनका कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना किसी की हेल्प के वो सीख लेते हैं। मतलब ना तो उसमें उन्हें अपने से बड़े बच्चों की, ना ही एडल्ट्स की, यानी कि जो उनके घर में बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो उसमें उन्हें उनकी हेल्प नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो छोटेपन में लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, डॉटर होती हैं हमारे घर की, तो वो क्या करती हैं, मदर को देख देख के ना खुद ही मेकअप करना शुरू कर देती हैं, खुद ही कोशिश करती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे 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 करके एक एज के बाद सीख भी जाती हैं। सेम इन द केस ऑफ बॉयज़, ठीक है, जैसे एक टाइम के बाद क्या होता है, बॉयज़ को बहुत शौक होता है कि वो उन्हें जैसे ही किसी की स्कूटी या बाइक खड़ी मिलती है तो वो उस स्कूटी और बाइक की चाबी लेते हैं और भाग जाते हैं। उन्हें कोई सिखा तो नहीं रहा ना कि किस तरीके से बाइक चलानी है, उन्होंने किसी की हेल्प भी नहीं ली, बल्कि वो तो चुपचाप निकल गए कि कोई हमें देख ही ना पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस बच्चे ने खुद से बाइक चलानी सीख ली, या उस बच्चे ने खुद से मेकअप करना सीख लिया। तो यही सेम चीज़ क्या बोली, प्यारे साहब ने बोली कि भाई बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस तरीके से खुद से सीख लेते हैं जिसमें उन्हें किसी की हेल्प लेनी ही नहीं पड़ती, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली कि जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं। मतलब क्या होता है कि वो अंदर इंटरनली मोटिवेटेड फील करते हैं। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्हें आपको डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जिन्हें अगर आपको उन्हें पढ़ना है तो उन्हें पढ़ना है, चाहे उनके घर में गेस्ट आए, ठीक है, चाहे उनके घर में पार्टी हो रही हो, चाहे उनके घर में शादी हो, लेकिन उन्हें पता है कि भाई उन्हें पढ़ना है तो उन्हें पढ़ना है, ठीक है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, ठीक है। अगर हम सोच लें आज के भैया हमें तो ये वाली मूवी देखनी है या हमें वाली वेब सीरीज जस्ट खत्म ही करनी है, तो कितना मोटिवेटेड फील करते हैं ना हम उसके लिए, चाहे हमें पूरी रात जगना पड़े। हमें पता है कि कल हमें सुबह उठ के स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हमें अपनी जॉब पे जाना है, लेकिन नहीं, अगर हमने एक बार मन में ठान लिया कि भाई हमें ये मूवी खत्म करनी है तो, या वेब सीरीज खत्म करनी है, तो हम उसे खत्म करके ही सोते हैं। तो सेम यही बच्चों के केस में भी होता है। इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, वो प्रेरित रहते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, ऐसा जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे किसी रिवॉर्ड के लिए या फिर पनिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं और बच्चे ना तो किसी रिवॉर्ड के लिए, यानी कि ना तो किसी इनाम के लिए और ना ही किसी पनिशमेंट की वजह से काम करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यही आगे चल के हमारे क्रिटिक्स के पॉइंट में काम आएंगे। क्योंकि कोहलबर्ग साहब क्या कहेंगे, अभी जैसे इसका उल्टा बोलने वाले हैं, वो कहते थे कि नहीं, बच्चे क्या करते हैं तो डर के काम करेंगे या फिर वो रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे। लेकिन यहीं पे जो प्यादे साहब हैं ये बिल्कुल अपोजिट बात बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे कभी भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से काम नहीं करते, बल्कि वो उस काम के लिए इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए वो काम करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये लाइन तो गलत है, ठीक है, और हो सकता है बहुत सारे केसेस में ऐसा गलत होता भी है, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ प्यारे साहब के एजम्पशंस हैं जो उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप करने के लिए यूज़ किए थे, और उन्होंने इन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पर अपनी पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप भी करी, ठीक है। यहीं पर प्यारे साहब ने कुछ और चीज़ें भी बताई कि जो बच्चे की अर्ली एज होती है, जो बच्चे की अर्ली स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में बच्चा क्या करता है, जो अपना एक्सपीरियंसेस लेता है वो ज़्यादातर कैसे लेता है, वो लेता है अपने एक्शंस के थ्रू। मतलब जैसे कि आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, ठीक है, उसको क्या होता है कि जब तक वो बोलना नहीं सीख पाता, उसको जो भी चीज़ आप उसके सामने रख दो, वो क्या करेगा, उठा के उसको सीधा का सीधा बस मुँह में रख लेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, आपके कपड़े हों, टमाटर हो, बॉल हो, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसको बस कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, उसको बस वो उठा के अपने मुंह में रखनी है। तो प्याजे साहब यही बात बोलते हैं कि अर्ली स्टेजेस में बच्चा क्या करता है, अपने एक्शन से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लगता है तो वही बच्चा चीज़ों को मेंटल प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करता है। अब आप मुझे खुद बताओ कि जो 10-11 साल का बच्चा है वो ऐसे तो नहीं करता ना, उसने कोई चीज़ देखी और वो सीधे उसको मुंह में रख लेगा, नहीं, वो सोचने की कोशिश करेगा कि आखिर ये क्या है, समझने की कोशिश करेगा, अपने
क्या कहते हैं, उसको हिला के देखेगा, उसको खोल के देखेगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से करेगा, लेकिन उसको मुंह में नहीं रखेगा, ठीक है, उसको फेंक के नहीं मारेगा। लेकिन वही आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि या तो वो उसको मुंह में रखेंगे और एक टाइम के बाद वो उस चीज़ को फेंक के मारना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने बोली कि अर्ली स्टेजेस में बच्चा सीखता है कैसे, अपने एक्शंस के थ्रू, और जो उसकी धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो अपने मेंटल एक्सचेंज के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे प्यारे साहब के एजम्पशंस। अब हम देखते हैं कि जो उन्होंने एजम्पशंस माने, ठीक है यार, जो उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी, उसके पीछे उनके कोर आइडियाज़ क्या थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 3 कोर आइडियाज़ पियाजे के थ्योरी के पीछे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, इन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनको उपाधि दी लिटिल साइंटिस्ट की, यानी कि छोटे वैज्ञानिकों की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को वैज्ञानिकों के नाम से, छोटे वैज्ञानिक के नाम से किस साइकोलॉजिस्ट ने संबोधित किया है, तो ध्यान रखिएगा पियाजे साहब ने किया है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने उनके एजम्पशंस में भी देखा था कि वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी नॉलेज को खुद ही बनाते हैं। तो मतलब वो एज अ साइंटिस्ट काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो जब वो दुनिया में आते हैं, उनके लिए तो हर एक चीज़ ही बिल्कुल नहीं है, उसको समझना, उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट करना। इसीलिए उन्होंने क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे साइंटिस्ट होते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो अपनी थ्योरी थी, इसके पीछे जो उनका कोर आइडिया था दूसरा, वो ये था कि उन्होंने ये बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, कि चिल्ड्रन ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे वो किस तरीके से लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं और साइंटिफिकली सोचना शुरू करते हैं। मतलब वो ये बताना चाहते हैं अपनी इस थ्योरी के थ्रू, जो उन्होंने उसमें स्टेजेस दी, यानी कि उसमें चरण बताए हैं, वो उसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि बच्चे का जो तर्क शक्ति का विकास होता है, लॉजिकल का मतलब होता है उसकी तर्क शक्ति का विकास होना, कि वो जो उसकी सोचने की शक्ति है, ठीक है, वो किस तरीके से धीरे 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 करके विकसित होती है, और किस तरीके से बच्चा लॉजिकली और साइंटिफिकली सोचना शुरू करता है। क्योंकि देखो, ऐसा तो होता नहीं है ना कि बच्चे ने पहले दिन ही जाना स्कूल शुरू करा और वो पहले दिन ही किसी चीज़ को लॉजिकल ऑर्डर में सोचने लगेगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा सोचना ज़रूर शुरू करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा शुरुआत से ही किसी चीज़ को लॉजिकली सोचना शुरू करे। तो इन्होंने जो अपनी रिसर्च करी, अपनी थ्योरी बताई, उसमें इन्होंने यही प्रूव करा कि हाउ लॉजिकली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था, इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो अपने मेंटल जो प्रोसेसेस होते हैं वो खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे उनका जो अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, जैसे जैसे उनकी अंतःक्रिया होती है अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसी तरीके से वो अपने मेंटल प्रोसेसेस को अपना बनाते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने एनवायरनमेंट के टच में आके उन्होंने वो चीज़ को सीखा, जबकि उसमें किसी बड़े का तो कोई रोल ही नहीं था, बल्कि बड़े तो जब उसे समझा रहे थे तो वो समझा ही नहीं था। तो बिल्कुल यही बात है कि बच्चा खुद से अपने मेंटल प्रोसेसेस खुद बनाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यही जो बात है मेंटल प्रोसेस वाली, यही हमें यहाँ पे इस थ्योरी में समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ 4-5 टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और स्पेशली सीटेट के एग्जाम्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी 4 से 5 टर्म हैं जो आपको समझनी बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए अब इन टर्म्स को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन भी किस तरीके से आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, अब ये वाला जो पार्ट है हमारा पियाजे के जनरल कॉन्सेप्ट का, जो इसने जनरल टर्म्स दी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अभी तक का। और ये पूरी वीडियो के अंदर, मतलब जो हम नेक्स्ट पार्ट भी देखने वाले हैं उसमें भी, और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम अभी तक पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो जो उन्होंने पहली टर्म दी पियाजे साहब ने, वो थी हमारे पास स्कीमा, ठीक है। अब इन्होंने स्कीमा में क्या बताया है, स्कीमा क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। पहले चलो मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। तो स्कीमा क्या होता है कि जो भी नॉलेज आपके पास है, या वो नॉलेज आपके पास किस तरीके से आई, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्कीमा। अब समझ में तो शायद नहीं आया होगा कुछ बच्चों को कि स्कीमा ये क्या हो गया। तो देखो, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ही मान लो मैंने आपके सामने नाम लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो आपके माइंड में उनकी एक बिल्कुल क्लियर कट इमेज बनती है कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है हमारी स्कीमा। जो चीज़ हमारे माइंड में ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब जिसको देखते ही, जिस चीज़ को सुनते ही आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े, वही चीज़ होती है हमारी स्कीमा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ मार्कर, तो मार्कर अगर मैंने बोला तो आपको उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने मुझे फटाफट से एग्जाम दे दोगे कि मैम वही है मार्कर जो आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो स्कीमा भी बिल्कुल यही चीज़ होती है, जो मेंटल ब्लॉक्स, जो हमारी नॉलेज हमारे माइंड के अंदर ब्लॉक्स के फॉर्म में, ठीक है, बन जाती है, उसी को क्या बोला पियाजे साहब ने, स्कीमा बोला, ठीक है।
अब हमें इसके बारे में पढ़ना क्यों है? देखो, ये जो इतनी सारी राम कहानी हमें पढ़नी है ना, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये बस हमें पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हमें इस स्कीमा को समझना है। तो आखिर इस स्कीमा में ऐसा क्या है, क्या दिक्कत आई इस स्कीमा में? तो देखो स्टूडेंट, स्कीमा, मान लीजिए कि अभी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उस इन्फॉर्मेशन में जब उसी के साथ आपने कुछ और चीज़ें भी जोड़ते चले गए तो आपके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एक बच्चे को लेके बात कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक बच्चे की नज़र से सोचेंगे। कैसे कि मान लो कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि मान लो आकाश में ना, जब बच्चा छोटा था तो उसने पहली बार ना किसी कबूतर को या चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखा। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मम्मी ये क्या है? तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये चिड़िया है या कबूतर है। उसकी मम्मी ने उसको इस तरीके से बता दिया, ठीक है। फिर एक दिन आकाश में उसने स्काई में क्या करा, उसने ना एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि बच्चे ने एक चिड़िया देखी, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने बता दिया कि बेटा ये चिड़िया है, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे ने ना अगले दिन क्या करा, एक कबूतर उड़ता हुआ देखा, तो बच्चा ना उसको भी बोल रहा होता है कि ये भी चिड़िया है। तो उसकी मम्मी आगे उसको करेक्ट करती है कि बेटा नहीं नहीं ये चिड़िया नहीं है, ये ना कबूतर है, ठीक है। तो उसको समझ में आ गया कि अच्छा चलो ठीक है, ये चिड़िया होती है, ये कबूतर होता है, ठीक है। दोनों के पंख होते हैं, दोनों आकाश में उड़ते हैं, दोनों ही इस तरीके के होते हैं। तो क्या हुआ कि जो उसने चिड़िया का स्कीमा अपने माइंड में बनाया था, उसी में उसने कुछ चीज़ें और ऐड कर दी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब आपके पास पहले से कोई नॉलेज थी और आप उसी में कुछ चीज़ें ऐड कर देते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। देखो अब इसको याद रखने का तरीका, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 2 S, ठीक है। तो इससे याद रखना सेम, यानी कि जब हम अपने सेम स्कीमा में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारे पास कोई पहले से ज्ञान था, उसमें हमने थोड़ा सा और ज्ञान ऐड कर दिया, उस चीज़ को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लेकिन अब देखो क्या हुआ थोड़े दिनों बाद कि उसने ना आकाश में ना एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, स्काई में एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, और उसे भी देख के वो बोलने लगा चिड़िया चिड़िया। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये तो एरोप्लेन है। तो अब उसको समझ में आया कि भाई हर चीज़ जो हमें स्काई में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो हर चीज़ चिड़िया या बर्ड नहीं होगी किसी तरह की, वो एक एरोप्लेन भी हो सकता है या फिर एक हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसकी जो नॉलेज थी प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से उसके पास नॉलेज थी, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई। तो जब भी हम अपनी नॉलेज में कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन, यानी कि उसको हम बोलते हैं समायोजन, ठीक है। और अब देखो जब उसने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया, मतलब अगर अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे उसको सारी चीज़ें डिफरेंशिएट करनी आ पा रही हैं, तो अब बच्चा आकाश में देख के कबूतर को कबूतर ही बोलेगा, चिड़िया को चिड़िया ही बोलेगा, तोते को तोता ही बोलेगा, ठीक है, एरोप्लेन को एरोप्लेन ही बोलेगा, और हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर ही बोलेगा। तो जब उसने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लिया, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो उसे हमने क्या बोला, एडेप्टेशन बोला। और जो बच्चा कंफ्यूजन में था, जो बच्चे ने पहले चिड़िया को देखकर कबूतर बोला था, या चिड़िया और कबूतर को देख के जो उसने एरोप्लेन बोला था, अब वो जब सारी चीज़ों को अलग अलग बोल पा रहा है, तो इसी कंडीशन को हमने क्या बोला कि बच्चा अब डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन से कहाँ आ चुका है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुका है। तो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी थी हमारी, जहाँ पे बच्चे के माइंड में कोई ना कोई कंफ्यूजन थी। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे बच्चा अब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से जानता है, उनके बारे में समझता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और जैसे ही बच्चे के माइंड में इक्विलिब्रियम सेट हो गया, इसका मतलब है कि बच्चा अब हर एक बात के बारे में अब उसने अपने माइंड में स्कीमा बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। चिड़िया वाला एग्जाम्पल तो शायद आपने कहीं सुना भी होगा, लेकिन इसको एक और लेटेस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बोला नरेंद्र मोदी, तो आपके माइंड में उनकी बिल्कुल क्लियर कट इमेज बन गई, आपको समझ में आ गया कि भाई मैम आप किसके बारे में बात करने वाली हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि जब तक आपका सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया था, और जैसे ही कोई सीटेट का नाम लेता था, तो हमें लगता था हाय हाय पता नहीं क्या बात बोल देंगे सीटेट के बारे में, क्या नया आ जाएगा सीटेट के बारे में। तो देखो अब जैसे कि अब हमारा नोटिफिकेशन आया, तो हमें एक बात पता चली, जब अपने सिलेबस में डिस्कशन करा कि जो हमारा सिलेबस है उसको 15, 5 और 10 इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। पहले जो हम सिलेबस देखते थे वो क्या देखते थे कि 30 मार्क्स का हमारे पास पूरा एक सिलेबस होता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि इस 30 मार्क्स के ही सिलेबस को हमने 10 + 5 + 15 में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो देखो आपके पास पहले भी 30 मार्क्स थे और अभी भी 30 मार्क्स हैं, बस हमने क्या करा है, उनको इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जो आपके पास 30 मार्क्स का आपके माइंड में मेकअप था कि भाई हमारी जो CDP है वो 30 नंबर की आएगी, वो तो अभी भी वैसी रही,
बस क्या हुआ है यहाँ पे कि आपका जो सिलेबस है उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ क्या हुई कि एसिमिलेशन किस तरीके से हुआ कि पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, लेकिन बस हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, बच्चे ने आत्मसातीकरण करा। यानी कि जब मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया और मैंने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है वो 10 + 5 + 15 मार्क्स में डिवाइड हो चुका है, तो ये क्या था, आपका आत्मसातीकरण था। लेकिन जैसे इस बार नोटिफिकेशन आया और हमें ये पता चला कि अब की बार हमारा एग्जाम ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन मोड में होने वाला है, यानी कि इस बार आप सीबीटी मोड के थ्रू अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो वो क्या था, आपका एकोमोडेशन। क्यों? क्योंकि जो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें आपकी कुछ नई नॉलेज ऐड हो गई। क्योंकि देखो, जो ये ऑनलाइन मोड वाला सिस्टम है ये तो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे थे ना कि अभी ऑनलाइन हो जाएगा, इस साल से ऑनलाइन हो जाएगा, इस साल से ऑनलाइन हो जाएगा, तो हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि अब से हमारा जो नॉलेज थी, जो हमारे पास सीटेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उसमें एक नई चीज़ और ऐड हो गई कि अब से हमारा एग्जाम ऑनलाइन होगा। यानी कि अब हमने यहाँ पे अपने आप को एकोमोडेट कर लिया, अपने आप को समझा लिया कि अब हमें ऑनलाइन मोड के थ्रू एग्जाम देना है। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ में आई। और देखो, जब आप इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद, यानी कि जब आप अपने सिलेबस के स्ट्रक्चर को समझने के बाद, अपने एग्जाम के मोड को समझने के बाद, जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाओगे और आई होप आप इसको क्लियर भी कर पाओगे, तो वो क्या कर पाओगे, आप उसको अनुकूलन कर पाओगे। यानी कि उस चीज़ को आपने अपने अंदर अडेप्ट कर लिया। आप जो प्रैक्टिस करोगे अब आप ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू करोगे। अभी तक क्या होता था कि हमें सर्कल फिल करने होते थे, सर्कल फिल करने में भी तो हमें 15-20 मिनट लगते ही थे ना, लेकिन अब तो हमें सर्कल फिल ही नहीं करने। तो अब हम उसके थ्रू उसके जैसे ही अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। और अडेप्ट हम किसकी वजह से कर पाए, आत्मसातीकरण की वजह से और समायोजन की वजह से। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या बोला, अनुकूलन बोला। तो अब देखो, जब सीटेट का नोटिफिकेशन आने से पहले कोई नाम लेता था तो आपके माइंड में हमेशा डिसइक्विलिब्रियम रहता था, यानी कि किसी ना किसी तरीके का कंफ्यूजन रहता था। लेकिन जैसे ही आपने अपने सिलेबस का आत्मसातीकरण कर लिया, उसके साथ समायोजन कर लिया, और इन दोनों को मिलने के बाद जैसे ही आपने अपने सीटेट की नोटिफिकेशन के साथ अनुकूलन कर लिया, तो आपके जो माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई और आपका जो माइंड है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। और अब आपके माइंड में सीटेट एग्जाम को लेके एक स्कीमा तैयार हो चुका है कि भाई ये हमारा सिलेबस है, इतना इतना आपने अपने सिलेबस में पढ़ना है और इस तरीके से हमें अपना एग्जाम देना है। तो ये बन चुका है अब हमारा स्कीमा कि अब अगर हमसे कोई सीटेट के एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में पूछेगा या एग्जाम के मोड के बारे में पूछेगा या स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा, तो अब हम उसको बिल्कुल ठीक से बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ तक की जितनी भी बातें थी जो आपको जनरल टर्म सिखाई गई हैं, जो आपको समझाई गई हैं, वो आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से बोलूँगी कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसको आप अपनी लैंग्वेज में आप कोई भी एग्जाम्पल लेके अपनी तरफ से भी इसको हैंडी नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। और कोशिश करिए, जो मैंने आपको सीटेट का एग्जाम्पल दिया है, आई होप आपको ये एग्जाम तक याद भी रहेगा, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपनी स्टेजेस के साथ, यानी कि जो हमारे चरण हैं पियाजे की, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। कोई डाउट है या डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।